इतनी मजबूत सरकार होने के नाते कई बार छात्रों को भी और खासकर युवाओं को प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए, और जो कि इस गवर्नमेंट में स्पेशली इस टर्म में मिसिंग है। रोजगार पे अगर सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। रोजगार की जो गारंटी इन्होंने दिया था कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, वैसा कुछ देखने को धरती पे धरातल पे तो नहीं मिल रहा है। 50% से ज़्यादा युवा जो है वो इन्फ्लुएंसर बनने की उसमें रहता है, हमेशा जद्दोजहद में कर रहे छात्र हैं। एक मुद्दा से हमेशा जूझते रहते हैं, एक दिक्कत है पेपर लीक का। पर्सनली पिछले 2 सालों से मैं खुद भुगत रहा हूँ कि तक जबरन गलत डाले जाते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें 7-8 सवाल वो जानबूझकर गलत ना डाल सकें। इसी में भी आप देखेंगे तो 2000, 3000, 4000 ऐसे पोस्ट आने लगे हैं। कहीं ना कहीं जो पहले 8000, 10,000 आते थे। युवा के ऊपर क्या मानसिक उत्पीड़न होता है इसका कि घर वाले भी अगर ऐसा सोचने लगे कि लग रहा है कि एग्जाम के लायक है ही नहीं, एग्जाम से निकल ही नहीं पा रहा है। समाज को टीवी पे हर शाम को प्राइम टाइम पे ये दिखा दिया जाता है कि आपके छात्रों की ही गलती है, रोजगार तो बढ़ रहा है। यूपीएससी में भी आया कि लेटरल एंट्री की बात आई। आपको क्या लगता है लेटरल एंट्री होनी चाहिए? तेजस्वी यादव ने भी अपने भाषण में कहा था कि नौकरी के चलते युवाओं की शादी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के वो भी शिकार है। बेरोजगार आदमी की तो कभी इज्जत नहीं रही है। नमस्कार, आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और इस बीच हम दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली में युवाओं की क्या समस्याएं हैं, केंद्र सरकार को लेके क्या बातें हैं, क्या उनकी मांगे हैं, ऐसे ही हमारे साथ एक यूपीएससी के एस्पिरेंट जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आप बताइए कि अभी फ़िलहाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हम आपसे बातें तो तमाम हैं करने के लिए, लेकिन हम विशेष रूप से एक युवा और आप एक तैयारी वाले छात्र हैं, तो इसी विषय में बात करेंगे। हम रोज़गार को लेके जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं अभी के सरकारों पे, जो सरकार है, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या वाकई में ये जो आरोप लग रहे हैं रोज़गार को लेके ये सही हैं? जी देखिए, वैसे तो कोई भी सरकार केंद्र में रहती है तो उस पे सवाल उठना तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों में हम देखेंगे तो 2019 के बाद से खासकर दूसरा जो टर्म रहा है इस सरकार का, इस सरकार में मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और रोज़गार से ज़्यादा इनका जो प्राथमिकताएं इनकी जो रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने देश को एक सॉफ्ट पावर के रूप में डेवलप करना, और स्पेशली अगर आप पिछले कुछ दिनों नरेंद्र मोदी जी का इंटरेक्शन देखें हमारे यूथ के साथ, तो आप कभी नहीं पाएंगे कि वो किसी देश के विश्वविद्यालय में जाके किसी अध्ययनरत छात्रों से वो संवाद कर रहे हो, या किसी विद्यालय में अगर हम परीक्षा पे चर्चा, एक छोटी सी चर्चा को अगर हम साइड में रखें तो उसके अलावा हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि हालांकि पहले उनके फर्स्ट टर्म में ऐसा कई बार देखा गया है, वो अलग अलग विश्वविद्यालयों में गए हैं और उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया है। अब चुनाव का चूँकि समय नज़दीक है तो इस समय उनकी ज़्यादा जो प्राथमिकताएं हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स की तरफ उनका ज़्यादा है। वो ऐसे व्यक्तियों के साथ संवाद हमेशा स्थापित करना चाहते हैं जिनके पास एक ऐसी भीड़ हो जो कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने विवेक का प्रयोग करके उनकी बातों को बिल्कुल एज इट इज़ मान ले। तो मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते और इतनी मजबूत सरकार होने के नाते कई बार छात्रों को भी और खासकर युवाओं को प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए, और जो कि इस गवर्नमेंट में स्पेशली इस टर्म में मिसिंग है। जो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़गार पे अगर सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बहुत सारी रोज़गार की जो गारंटी इन्होंने दिया था कि हम 2 करोड़ हर साल रोज़गार देंगे, वैसा कुछ देखने को धरती पे धरातल पे तो नहीं मिल रहा है। जी हाँ, कुछ केंद्र सरकार के जो गिने चुने जो मतलब अच्छी कैटेगरी के जो रोज़गार होते हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो ग्रेड बी ग्रेड सी में बहुत गिनती के ही रोज़गार ये लोग मतलब सृजित कर पा रहे हैं। अब या फिर मैं उसका सृजन तो नहीं बोलूँगा, ये तो एक रूटीन टास्क होता है किसी भी केंद्र सरकार को कि आप युवाओं को एटलीस्ट उनके लिए, अगर स्पेशली अगर वो शिक्षित युवा हैं तो फिर आपको तो भाई उनके लिए भी व्यवस्था तो करनी चाहिए। वो चीज़ बिल्कुल मिसिंग है। साथ ही साथ अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो इस सरकार में उच्च शिक्षा का जो मतलब स्तर जो मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट आई है। आज से 4-5 साल पहले उच्च शिक्षा को लेकर लोगों के मन में एक काफ़ी ज़्यादा एक आकर्षण रहता था, जो कि अब हमको लगता है कि काफ़ी मिसिंग है। देश का जो 50% से ज़्यादा युवा जो है वो इन्फ्लुएंसर बनने की उसमें रहता है, हमेशा जद्दोजहद में रहता है, और ख़ासकर छोटे मतलब आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि 10-12 साल के युवा भी बिल्कुल इन्फ्लुएंसर बनने की तलाश में। हालांकि हर व्यक्ति का ये व्यक्तिगत मुद्दा रहता है, लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को ठीक है, इंडिया को हम सॉफ्ट पावर बना मतलब बहुत अच्छी बात है और सॉफ्ट पावर बनना भी चाहिए, कतई इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हम बाहरी व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, ये सोच उसकी तब भी बदल जाएगी अगर हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था या फिर रोज़गार की जो स्थिति है इसको भी अगर सुधारा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है। जैसे खास करके जो तैयारी कर रहे छात्र हैं
एक मुद्दा से हमेशा जूझते रहते हैं, एक दिक्कत है पेपर लीक का। तो आप केवल एक प्रदेश का नाम नहीं ले सकते, यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पेपर लीक की समस्याएं हैं। तो युवा जो है तैयारी तो करते हैं, अपना 4-4 साल 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस एग्ज़ाम के लिए वो पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड है, आने के बाद पेपर लीक हो जाता है। तो युवाओं पे क्या गुजरती है? आपका कोई ऐसा पेपर है जो लीक हुआ हो, तो आपकी तैयारी हो एकदम? जी ऐसा अमूमन हो जाता है। और स्पेशली मैं जब अपने कॉलेज वर्षों में था उस समय ये सब घटनाएं मैं सुनता था, तो मैं जनरली इस पे विश्वास नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रतियोगी जो छात्र हैं ये बहाने करते हैं, या फिर उनकी तैयारी अच्छी नहीं रहती तो वो पेपर लीक का मुद्दा बनाते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं पर्सनली पिछले 2 सालों से मैं खुद भुगत रहा हूँ, और 2 बार और 2 अलग अलग राज्यों में जहाँ पे अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इन 2 राज्यों में ही पेपर लीक की समस्याएं हैं। और पेपर लीक की समस्याएं मुझे लगता है कि अगर हम दक्षिण भारत की को छोड़ दें, हालांकि उनके समाचार भी उतने हमें मतलब हमारी जो नेशनल मीडिया है उसमें तो उनके न्यूज़ वैसे भी गायब रहते हैं। अगर हम दक्षिण भारत को साइड रखें तो पूरे उत्तर भारत की ये बहुत बड़ी समस्या है, और थोड़ी देर के लिए नॉर्थ ईस्ट की भी कवरेज नहीं मिल पाती है, और मैं उतना वहाँ से परिचित नहीं हूँ। लेकिन हमारे जो मुख्य हिंदी बेल्ट जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे पेपर लीक की समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल आम हो गई हैं। और ये समस्याएं सरकार को जिस गंभीरता से लेना चाहिए, हालांकि आपका सवाल जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को लेकर है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार को मैं प्रथम दृष्टया दोषी पाता हूँ। इसमें केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हालांकि केंद्र सरकार के बहुत कम परीक्षाएँ ऐसी होती हैं जिसमें पेपर लीक की इवन खबर तक आती है। तो अगर हम उसको ये मान लें कि ठीक है, देखिए 0.01% के एरर हर एक टेक्निकल इश्यूज हर एक एग्ज़ाम्स में हो सकते हैं, होने की पूरी प्रोबेबिलिटीज़ है। लेकिन ये हर परीक्षा होना और हर परीक्षा को आयोजित करने के बाद फिर, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने पूछा कि आपका कोई पेपर लीक हुआ था, तो अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था। उस पेपर के होने के बाद भी हर जगह सोशल मीडिया पर बाकायदा बिल्कुल एविडेंस के साथ बच्चों ने दिखाया कि देखिए आपके पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद भी आयोग ने जो काम किया, मतलब हमारा जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, उन्होंने क्या किया कि शाम को 5 बजे यानी परीक्षा खत्म होने के 1-1.5 घंटे बाद भी, सारा कुछ क्लियर होने के बाद भी, उन्होंने एक बाकायदा नोटिस जारी किया, और उसमें उन्होंने बोला कि इस परीक्षा शुचितापूर्ण संपन्न हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने दबाव के बीच ये इतनी हानन फानन में नोटिस जारी करना, कहीं ना कहीं संदेह छात्रों को वहीं हो गया था। लेकिन उसके बावजूद छात्र नहीं माने, उन्होंने लगातार दबाव बनाना उचित समझा। और मतलब ये संभव है कि कोई छात्र अगर वर्षों से तैयारी कर रहा है, मैं 2-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 10 वर्षों से लगे हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा कठिन काम है कि एक तो उनकी उम्र तक, मतलब उनको अपना उम्र भी देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल देरी हो जाए। और अगर कोई बच्चा 8 साल 9 साल बाद अगर वो फिर से मुख्य परीक्षा में अगर बैठना चाह रहा है और आप पेपर लीक की समस्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ अन्याय है। और कहीं ना कहीं ये देश को आगे ले जाने की बजाय आने वाले समय में वो पीछे ले जाने का ही काम करेगा। तो मैं बहुत नकारात्मक बातें तो नहीं कर सकूँगा, बस इतना पता है कि ये प्रथम दृष्टया राज्य सरकार की गलती है। और राज्य सरकार सिर्फ भाजपा की ही नहीं है, अगर हम मध्य प्रदेश में इसके पहले बात करें या राजस्थान में बात करें तो कांग्रेस की सरकार रही है, और वहाँ पे भी दरोगा भर्ती परीक्षा हुआ, उसमें भी काफ़ी धांधली हुई। हालांकि भाजपा सरकार आने के बाद बड़ा अच्छा इन्होंने कदम उठाया, तुरंत जांच पड़ताल की गई और जो भी दोषी थे उनके ऊपर मतलब कार्रवाई की जा रही है। वही काम अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर वही सरकार अगर यहाँ भी वही उसी पैरामीटर से अपनी सरकार चलाए जिस पैरामीटर से वो वेस्ट बंगाल में चलाने के लिए मतलब वादा करते हैं। तो युवाओं की उम्मीद ही होती है कि एटलीस्ट अगर राज्य सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो केंद्र सरकार के पास बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, आप छात्रों के साथ आएँ। और इस मामले में मैं तो बोलूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कई मामलों में संज्ञान लेना चाहिए अगर पेपर लीक की समस्याएं आती है। देखिए समस्या सिर्फ पेपर लीक तक ही नहीं है, कई बार तो मैंने ये देखा है कि जो राज्य सरकार की जो जो विशेष परीक्षाएं होती हैं उनके आंसर की तक जबरन गलत डाले जाते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें 7-8 सवाल वो जानबूझकर गलत ना डालते हों। और ऐसा बड़ा मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि आप इतना बड़ा आयोग, संवैधानिक आयोग एक प्रश्न पत्र सेट करता है, उसमें 150 प्रश्न होते हैं और उसमें जबरन गलत आंसर की जारी करके, और आंसर की भी 1-2 गलत नहीं, मतलब कई बार तो ऐसे हुए हैं 7-8 सवालों के आंसर की गलत जारी किए गए हैं। डाले जाते हैं अब उस पर कुछ कहना तो उचित नहीं है, लेकिन डाले जाते हैं। वो एक मानवीय भूल हो सकती है, कोई भी एक्सपर्ट बैठता है तो उससे त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन आनन फानन में और जबरन रिजल्ट प्रकाशित कर देना और ये बोलना कि अब तो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा हो गई है, अब तो मुख्य परीक्षा की
तैयारी हो रही है, फिर बच्चे भी अपना तैयारी करने लग जाते हैं, इसको वापस मुद्दा भी नहीं बनाया जाता है। और दूसरा चीज़ है, संवैधानिक आयोग है तो बहुत अब बार बार सवाल भी नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि सवाल एक बार खड़ा किया जाता है, लेकिन हर बार आयोग की यही मंशा होती है कि नहीं, हम जल्दी से जल्दी आंसर की दें और उसके बाद तुरंत रिजल्ट प्रकाशित करें। बिहार में भी ऐसी समस्याएं होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, मध्य प्रदेश में भी। कोई राज्य ऐसा हिंदी बेल्ट का नहीं है जहाँ पे ये सारी समस्याएं नहीं। पेपर लीक बिल्कुल युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं जो पेपर लीक से युवा जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 4 साल 5 साल, कुछ तो हैं 10-10 साल से सरकारी नौकरी की उम्मीद में घर छोड़ के बैठे हुए हैं, यहाँ पे तमाम ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं। तो एक युवा कहीं ना कहीं घर वाले को ये सांत्वना देते रहते हैं कि नहीं, अब इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, और उसमें भी ये पेपर लीक की समस्या। तो युवा के ऊपर क्या मानसिक उत्पीड़न होता है इसका, कि घर वाले भी अगर ऐसा सोचने लगे कि लग रहा है कि एग्ज़ाम के लायक है ही नहीं, एग्ज़ाम से निकल ही नहीं पा रहा है, तो इस मानसिक उत्पीड़न से भी तो गुजरते होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, वो छात्रों की जो समस्याएं हैं वो तो हैं। हालांकि आजकल मैंने आपसे क्या बोला कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री युवाओं ने इसलिए बनाया था क्योंकि उनके जो विचार 2014 में थे, उनको ऐसा लगता था कि इस विचार से युवाओं का बहुत भला होगा, युवाओं का ही नहीं पूरे देश का भला होगा। और इसमें कतई मतलब दो राय तो नहीं है कि लोग ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रिकॉर्ड वोटिंग से भाजपा को जीत हासिल हुई थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये जो कांग्रेस की इतनी वर्षों की जो अव्यवस्थाएं फैल रखी थी, ये जो भ्रष्टाचार का उनका बिल्कुल एक तकिया कलाम हो गया था कि आए दिन एक बिल्कुल न्यूज़ आती थी कि यहाँ ये भ्रष्टाचार, वहाँ। हर सरकार में भ्रष्टाचार होते हैं, हो सकते हैं, आम बात है। लेकिन इतने सालों के संघर्ष के बाद अगर कोई युवा अगर किसी एक व्यक्ति पे जो कि उनको वादा करता है कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। देखिए, जब हम बात भ्रष्टाचार की करते हैं ना, तो हालांकि भ्रष्टाचार सभी विभागों में उसके अंदर हर विभाग की भ्रष्टाचार की बात हो रही है। कोई किसी गरीब का सिलेंडर अगर चुरा रहा है वो भी भ्रष्टाचार में आ रहा है, अगर किसी को राशन नहीं आ रहा है वो भी भ्रष्टाचार। हमारा सवाल इस पे है कि मानसिक उत्पीड़न युवाओं के साथ होता है कि नहीं, जो 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं हो रही है, तो गाँव वालों का क्या गाँव वाले सोचते हैं जाके शहर में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इतने साल से पढ़ाई कर रहा है, कोई तो नौकरी निकल जाना चाहिए। तो लड़कों के होता है ना कि भाई उनके ऊपर सवाल उठ जाता है कि इस लायक है कि नहीं है। ये मानसिक उत्पीड़न का कारण है कि नहीं? जी, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि मानसिक उत्पीड़न तो होता ही है, लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि छात्र हैं, ये छात्रों की समस्याएं हैं, ये देश की समस्या नहीं है, ये छात्र का व्यक्तिगत मामला है। और समाज इसको सिर्फ ये तबका दे देता है कि भाई साहब, जब पेपर लीक ही होते हैं तो फिर आप तैयारी ही क्यों करते हो। तो अब ये समाज को भी समझ में नहीं आता है कि ये सवाल वो 20 साल 25 साल पहले पिछली जनरेशन को क्यों नहीं यही चीज़ समझाई जाती थी कि भाई आप क्यों सरकारी के पीछे पड़े हो, फिर आप केंद्र सरकार से रोजगार मांग क्यों रहे हो, या किसी भी राज्य सरकार से आप सरकारी नौकरी फिर मांगना ही बंद कर दो। मुद्दा तो 2014 में रोजगार भी था, सिर्फ भ्रष्टाचार तो मुद्दा था नहीं, रोजगार भी मुद्दा था। और किसी भी योगी आदित्यनाथ जी 2017 में आए, उनका भी मुद्दा रोजगार ही था यूपी में, कि हमने यूपी में इतनी धांधली होती है। तो मानसिक उत्पीड़न तो छात्रों का होता ही है, साथ में समाज को टीवी पे हर शाम को प्राइम टाइम पे ये दिखा दिया जाता है कि आपके छात्रों की ही गलती है, रोजगार तो बढ़ रहे हैं, रोजगार तो मिल रहे हैं, परीक्षाएं तो होती ही हैं। वो क्या करते हैं, जो 10-20 हज़ार जो ऐसे मतलब जो ऐसी जनरल वैकेंसीज होती हैं जो कि हर साल आनी चाहिए, वही वैकेंसी 6-6 साल पे कंप्लीट हो जाती है और फिर उसको दिखा के बोला जाता है ये देखो इतनी नौकरी आई थी, लेने वालों को तो नौकरी मिल गई, आप क्या थे। लेकिन जो संवैधानिक जो संस्थाओं की परीक्षाएं होती हैं, या जो विशेषकर मैं बोलूँ प्रशासनिक सेवाएं की जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें धांधली होना सोचिए, क्योंकि जब प्रशासन ही भ्रष्ट पहुँचेगा तो सोचिए वो छोटी मोटी भर्तियाँ कैसे निकालेगा। आपको क्या लगता है कि जैसे बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप की भर्तियाँ, जैसे पेपर लीक होता है, तो ये पेपर लीक होता है या लीक कराया जाता है? देखिए, अब ये मैं तो देवता तो नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि ये पेपर लीक हो रहा है या कराया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीक कराने वाली भी जनता है और लीक का फ़ायदा उठाने वाली भी जनता ही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पेपर लीक होता है तो वो किसी अन्य ग्रह से लोग आते हैं पेपर लीक कराने वाले, वो भी सरकारी संस्थाएं तो जुड़ी होंगी ना। सरकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आप संस्था को ही प्रथम दृष्टया तो दोष उन्हीं को दिया जाएगा जो हेल्म ऑफ अफेयर में है भाई, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षा कंडक्ट कराना और सुचितापूर्वक कंडक्ट कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी नहीं है। जनता की जिम्मेदारी है कि जनता की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो ड्यूटीज़ जनता निभा रही है तो ठीक है, नहीं निभा रही है तो फिर आपकी एजेंसियां उसके पीछे पड़ रही हैं। आपकी राज्य सरकार की पुलिस जो पहले बताता है कि पेपर लीक हुआ है, उस छात्र के यहाँ पहले पहुँचती है, और जिस पे आरोप लगाया जाता है कि इसने पेपर लीक करवाया है उसके यहाँ वो 6 महीने बाद पहुँचेगी। तो ये समस्याएं हैं। और जहाँ तक मानसिक उत्पीड़न का बात है, समाज तो उस हे की दृष्टि से देखता ही है, और बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि मतलब जिनका लक्ष्य ही है कि नहीं हमको इस सेवा में जाना है। समाज
समाज उनको कुछ भी बोले, लेकिन वो अगर वर्षों की तैयारी के बाद जाते हैं, अगर अपना समय और धन हर चीज़ अगर वो खर्च करके अगर परीक्षा देने जा रहे हैं और फिर उनको बाद में पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से उनको दोबारा से वही काम करना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय तो है ही। और पेपर लीक आपका सीधा सा सवाल था कि होता है या कराया जाता है, तो अब देखिए ये आपको भी पता है हर एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है, हर एक कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि पेपर लीक होता नहीं है, कराया जाता है। अगर पेपर लीक कराया जा रहा है इसका मतलब पेपर लीक हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो जैसे कि खास करके जो युवा वर्ग हैं, ये जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, पहले क्या था कि जो भर्तियां आती थी, जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं एसएससी वगैरह मतलब बड़े पैमाने पे भर्तियां निकालती, 8,000 10,000 ऐसे करके भर्तियां निकालती, कहीं ना कहीं इसमें अब जो है पदें कम आने लगी हैं। एसएससी में भी आप देखेंगे तो 2,000 3,000 4,000 ऐसे पोस्ट आने लगे हैं। कहीं ना कहीं जब पहले 8,000 10,000 आते थे, तो कहीं ना कहीं इनकी वैकेंसियाँ भी कम हो गई हैं। ये भी एक प्रेशर है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी, वैकेंसीज़ का जहाँ तक सवाल है, हालांकि मुझे एसएससी का और बाकी जो अदर बिग ग्रुप सर्विसेज जो हैं उनकी वैकेंसीज़ को मैं ऐसे ईयर वाइज तो मैंने एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन दोस्तों के माध्यम से या मैं खुद सोशल मीडिया वगैरह या फिर मैं जितना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, मैंने यही पाया है कि लगातार 2015 के बाद से सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हैं, दर्शक भी चेक कर सकते हैं कि हर एक परीक्षाएं में, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, हालांकि यूपीएससी में भी कम हुआ है। 2012 में 1200-1300 के आसपास वैकेंसी आती थी सिविल सर्विसेज की, अभी वो बीच में घट के 700 800 900 हुई थी, और अभी 2 साल से क्या चल रहा है, 2021 2022 23 में अगर देखें तो ये 1000 के आसपास रहती है। तो अगर उस एक मुख्य परीक्षा को मतलब विशेष परीक्षा को हटा दें, हालांकि परीक्षा में मैं प्राथमिकताएं नहीं देना चाहता हूँ किसी भी, लेकिन एक केंद्र सरकार की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, अगर उसको हम साइड में रख दें तो बाकी किसी भी ग्रुप, आपने एसएससी का जिक्र किया, बैंकिंग का या किसी भी, देखिए बैंकों की वही हालत है। बैंकों में भी नेशनल जो प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा है, प्रक्रियाएं चल रही हैं, बैंकों का मर्जर हो रहा है लगातार, तो इन सब में लोगों को ऐसा लगता है कि, लोगों को ऐसा बताया भी जाता है कि मर्जर होने से आपको फ़ायदा है या रोज़गार और ज़्यादा सृजन होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एआई के आने के बाद और कंप्यूटराइज्ड डिजिटल सिस्टम होने के बाद और खासकर बैंकों के मर्जर के बाद तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और हम लोग तो आम जीवन में देखते हैं कि किस तरीके से बैंकों में मतलब अंडर स्टाफ चल रहे हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, अंडर स्टाफ चल रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? कारण यही है कि नई जो भर्तियां हैं जो रेगुलर होनी चाहिए वो सरकार आयोजित नहीं कर पाती, या तो कर नहीं पाती है, उसकी मंशा नहीं है, जो भी है, या तो आयोजित होती है तो परीक्षा लीक हो जाती है। परीक्षा अगर लीक नहीं भी हुई तो पेपर मतलब ज्वाइनिंग का वेट करते हैं कि कब अगली बार चुनाव आएगा तो उस समय हम ज्वाइनिंग देंगे। तो उस बीच तो युवाओं के साथ तो मानसिक उत्पीड़न हो ही रहा है। कहीं ना कहीं हर सरकारी संस्थान या पीएसयूज़ में आप देखेंगे कि अब संविदा पे भर्तियाँ होने लगी हैं, इसीलिए जो सरकारी पदे हैं वो कम हो रहे हैं। ऐसा यूपीएससी में भी आया कि लेटरल एंट्री की बात आई। आपको क्या लगता है, लेटरल एंट्री होनी चाहिए यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में? देखिए, जहाँ तक लेटरल एंट्री का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो उच्च मतलब पदों पे जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो देश के बारे में कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव तो नहीं सोचते होंगे, वो तो कुछ अच्छा ही सोच के एंट्री वाली व्यवस्था लगाए होंगे। लेकिन अगर लेटरल एंट्री है तो देखो, हर एक व्यवस्था की अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेटरल एंट्री जिस उद्देश्य से लगाया गया था, जैसे हम डिमोनेटाइजेशन की बात करें, हालांकि लिंक नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी एक मतलब एनालॉजी दे रहा हूँ कि नोटबंदी जब हुई थी तो उसकी भी जो मंशा थी वो काफ़ी बहुत अच्छी थी। मतलब लोगों को बाद में जब बताया जाता था कि इसकी ये मंशा थी कि इससे जो मनी फंडिंग है या फिर जो भी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं या फिर आपका करप्शन है, ब्लैक मनी है, तो मंशाएं सरकार की ऐसा प्रतीत होती हैं कि बहुत अच्छी हैं, मतलब देश को आगे ले जाने वाला काम करेंगी। तो ठीक उसी प्रकार से आपका जो सवाल था कि मतलब इसमें क्या है कि मंशा लेटरल एंट्री की, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं कि जिसको देख के लगेगा नहीं, ये वाकई में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। क्योंकि यूपीएससी जो डायरेक्ट परीक्षा से भर्ती होती भी है, मात्र 45 मिनट के साक्षात्कार से चयन हो जाता है कि आप ठीक है, आप देश के सर्वोच्च मतलब पोजीशन पे, आप जिले के सर्वोच्च पोजीशन पे आप पहुंच गए हो, आपको पूरे जिले को प्रशासनिक कार्रवाई देखनी है। तो कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री इसलिए बनाया गया था ताकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर मतलब ग्राउंड पे ऐसे व्यक्ति जिनके पास मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस है, वो व्यक्ति अगर इस शायद प्रशासनिक व्यवस्था में आए तो बाकियों की तुलना में जो क्लासरूम से ट्रेनिंग हुई है और इन सब की तुलना में शायद हो सकता है उसके पास एक ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस रहा हो और उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया जा सकता है, और ये कहीं से ख़राब नहीं है। लेकिन लैटरल एंट्री अगर सूचितापूर्वक हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन अब लैटरल एंट्री के करने के चक्कर में अगर आप रेगुलर भर्तियों को कम करते जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेटरल एंट्री जैसे क्या है कि यहाँ जो भी युवा हैं
सालों साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात झोंके हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तमाम 8-10 एग्ज़ामों को निकाल के ये प्री मेंस निकाल के तमाम एग्ज़ाम हैं निकाल के फिर इंटरव्यू तक जाते हैं, फिर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सब कुछ ऐसे आते हैं। और किसी को ऐसे बीच में घुसा देना कि आपको क्या अनुभव है, आपको कोई डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, प्रशासन चलाने का क्या अनुभव है, आप किसी को पकड़ के आप ये कहें कि नहीं आपको ठीक है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसका कोई पैमाना तो नहीं रखा गया है ना कि भाई मैं आज चाहूँ कि आज आपको या आज किसी को पकड़ के मैं अपना IAS PCS बना दे रहा हूँ। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तो युवाओं के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। अगर वो कल को प्रशासन में जाते हैं तो वो कैसे प्रशासन चलाएंगे? देखिए, जहाँ तक लेटरल एंट्री का सवाल है, मुझे जहाँ तक पता है अभी ये लागू तो नहीं हुआ है और लेटरल एंट्री हो रही है, लेटरल एंट्रीज हो रही हैं लेकिन उसमें ये है कि मतलब आप सरकार की कोई ऐसी हमारे पास लिस्ट नहीं आई है कि मैं देख के बता पाऊँ कि किन तरह के लोगों को ये लोग भर्ती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए समस्या क्या है ना कि हालांकि थोड़ी सी पारदर्शिता की कमी आई है इस सरकार में, ये चीज़ मानना पड़ेगा, हमें भी, आपको भी, सबको मानना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के सामने चीज़ें होनी चाहिए लेकिन वो दी नहीं जाती हैं। बीच में 2019 और 20 के बाद बहुत मुद्दा तेज हो गया था कि यूपीएससी में ये देखिए लगातार वैकेंसीज, उसके बाद देखिए लगातार सरकार ने इस बार भी 1056 के आसपास नोटिफिकेशन आया है, जो कि ठीक है। मतलब अगर हम 10 वर्ष पहले से अगर तुलना करें तो 100-150 की कमी आई है। क्या वजह है अब वो सरकार जाने, वैसे तो हर विभाग में कमी आ रही है। हाँ, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो युवाओं का यही रहेगा कि एटलीस्ट आप ठीक है, आप वैकेंसीज़ नहीं दे रहे हैं, वैकेंसीज़ बहुत लिमिटेड आ रही हैं, घट रही हैं, एटलीस्ट आप कम से कम पारदर्शी तरीके से और सूचितापूर्वक आप संपन्न कराइए। एटलीस्ट जो ठीक है, हम युवा ये मान लेंगे कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपटीशन बढ़ने का भी मतलब जो मेहनत कर रहा है उसको तो कम से कम मिलनी चाहिए ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप नौकरी लेने पाकिस्तान चले जाओ या आपके पास स्किल नहीं कर सकते हैं। स्किल की बात आपने किया, एक सरकार का ही योजना था स्किल इंडिया जी। इसको इसलिए मनसे के साथ लाया गया था कि जो हमारे युवा, खास करके जो भारत की आबादी है युवा है, तो उनको स्किल किया जाए और स्किल करके कहीं ना कहीं उनको नौकरी पेशे में लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फ्लॉप होते नज़र आती है। स्किल इंडिया का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं होता है तो फिर कैसे स्किल हो? ये सरकार की योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, सरकार की योजनाओं में जो मुख्यतः जो मूल समस्या जो मैं देखता हूँ, ये अभाव जो है फंडिंग का अभाव है। इसको मैं खुल के इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार की एक योजना थी, पायलट प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का। तो उनका एक PM युवा योजना करके था, ठीक है, युवा उद्यमिता विकास अभियान करके। मैं उससे जुड़ा हुआ था अपने कॉलेज के वर्षों में। तो उसमें हुआ क्या कि 2 साल तक योजना बहुत अच्छी चली। हालांकि उद्यमिता को लेकर काफ़ी सराहनीय प्रयास किया जा सकता है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आई थिंक उस टाइम मिनिस्टर थे, तो काफ़ी अच्छी योजना थी। और योजना बहुत अच्छे से चल भी रही थी, लेकिन पता नहीं क्या सरकार को कई बार पता नहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन जाती है, क्या होता है मुझे नहीं पता है। उस योजना को 2 साल बाद बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? तो जो मतलब पायलट प्रोजेक्ट होते ही हैं टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग में अब उसका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, वैसा मतलब केस स्टडी अभी तक आया नहीं है PM युवा स्कीम का। और वो PM युवा स्कीम आप ये समझ लीजिए कि जो बाकी इंडिया के जो स्किल इंडिया चल रहे थे, स्किल इंडिया जो अभियान चल रहे थे या PM कौशल विकास योजनाएं जो चल रही थी, कहीं ना कहीं उसके ही तर्ज पे एक जो इंस्टीट्यूशनल जो स्टूडेंट हैं, जो संस्थागत जो छात्र हैं, ऐसे छात्राओं के अंदर भी उद्यमिता के विकास के लिए कुछ ऐसी योजनाएँ थी और बड़े अच्छे उसके प्रोविजंस थे। और पायलट प्रोजेक्ट ही रह गया, उसको कभी भी कार्यान्वित अच्छी तरीके से नहीं कर पाया। मुख्य अभाव उसका ये था, फंडिंग थी उसकी अभाव। आखिरी सवाल आपसे करेंगे और ये मैं इससे पूछना चाहूँगा कि युवाओं की तरफ से जो खास करके 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी अभी तेजस्वी यादव ने भी अपने भाषण में कहा था कि नौकरी के चलते युवाओं की शादी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के वो भी शिकार है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? रोज़गार ज़रूरी है या शादी वगैरह सब कुछ, मतलब जो एक सामाजिक सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, शादी के मुद्दे पे हालांकि मैं तो कुछ अभी नहीं बोल पाऊँगा कि अब ये किसने कहा कि उसको दबाव महसूस हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ महसूस कर सकता हूँ क्योंकि खासकर हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्या हमको लगता है कि आज के ज़माने में जिसके पास रोज़गार नहीं है उससे कौन शादी करेगा। तो उस बात में सच्चाई तो है ही। अब इसको लेकर अगर युवा अगर टेंशन में है तो युवा की ये व्यक्तिगत समस्या है। फिर तो अगर ऐसा है कि आपको शादी की टेंशन है, फिर तो आप स्किल परचेज कीजिए, आप जाइए नौकरी कीजिए। नौकरी की भरमार तो है। अगर आपके पास स्किल है तो ऐसा नहीं कह सकते कि नौकरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पकौड़े तलो जाके, आप स्किल ले लो, आप स्किल वाले कोर्सेज आप परस्यू करो। और आपके अंदर देखिए, आप हमेशा सरकार के ऊपर नहीं बैठ सकते। अब अगर आपने शादी को, अगर आपके मन में है कि हमको शादी करना ज़रूरी है,
आप जाइए बेशक। युवा का मन में नहीं होता, घर का दबाव होता है, हाँ, क्योंकि घर का समय एक अगर- उम्र होती है ना शादी जी, की। घर का अगर ऐसा दबाव है कि शादी की अगर समस्या है कि मतलब शादी नहीं हो रही है और इसको लेकर अगर घर परिवार या पूरा समाज अगर चिंतन में है, तो मुझे लगता है कि ये तो समाज की समस्याएं हैं और इस पे हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। एक युवा के लिए क्या उम्र होनी चाहिए कि इतनी उम्र तक ही सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहिए, इसके बाद नहीं हो रहा है तो छोड़ दो? देखिए ऐसा कुछ उम्र है? फिलहाल की जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, इसमें तो आपको मुझे लगता है कि अभी तय तो उम्र सीमा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर युवा को अपनी क्षमता पता होती है, तो उसे ये समझ के चलना चाहिए कि भाई आने वाले समय में क्या चांसेस हैं कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो क्या उसमें, अब ऐसा नहीं है कि जबरन आपको पता ही है कि सरकार भ्रष्ट हो गई है, आप फिर भी आप वोट भी दिए जा रहे हो और अब फिर सरकार से वही उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ अच्छा करे। तो ये सब चीज़ें तो युवाओं को सोचनी है ना, मतलब ये तो हमें सोचनी है कि हमें क्या करना है। हर एक युवा के लिए मैं फिर से कहूँगा, उम्र सीमा हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। ये सवाल भी मुझे मतलब मैं इसका जवाब कैसे दूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हम नई उम्र सीमा तय कर सकते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी की? ये हमारी आर्थिक और सामाजिक हालात जो है हमारे ऊपर थोपते हैं कि हाँ आपको कब क्या करना तो मैं बोला ना, ये समाज की समस्या है और समाज की समस्याओं पे हम एक लाइन बोल के जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और जहाँ तक आपने जो मुद्दे उठाए, ये बड़े मतलब क्या कह सकते हैं, डीप रूटेड समस्या है और ये आज की समस्याएं नहीं है। ये हमको लगता है ये बहुत पहले से चली आ रही हैं। पहले के समय में भी बेरोजगार लोगों से मुझे नहीं लगता कि कोई शादी करता होगा। हाँ, शादी अगर परिवार देख के हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन बेरोजगार आदमी की तो कभी इज्जत नहीं रही है। अगर आप पहले के समय में भी आप किसान भी हैं तो पार्ट टाइम आप वॉरियर ग्रुप ज्वाइन करते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है, रोजगार तो आपको इंस्टीट्यूशनल रोजगार तो चाहिए। अगर आपको समाज में एक अच्छा सा, ये समाज की ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि अगर आपको समाज में अच्छे से सम्मान के साथ उठना बैठना है तो आपके पास एक रोजगार वाला एक इंस्टीट्यूशनल आपको ये होना चाहिए। जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं कल को अगर ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से अगर मैं पैसे अगर अर्न भी करता हूँ तो समाज उसको वैलिडिटी नहीं देगा। तो ये समाज की समस्या है। आप समाज में आ जाइए और लोगों से पूछिए उनकी क्या राय है। मैंने बोला आपको किसी व्यक्ति को, किसी युवा को कितने साल तक तैयारी करनी चाहिए, ये युवा की व्यक्तिगत सोच है, स्थिति नहीं है। वैसे घर वाले पैसे देने के अगर लायक नहीं है, वो 1 साल 2 साल दे सकते, 3 साल दे सकते, फिर तो शहर छोड़ के जाना ही पड़ता है उनको। शहर छोड़ के जाइए, फिर सरकार बदल के देखिए, क्या पता राजस्थान वाली चीज़ें अगर यूपी में हो जाएँ तो कुछ भर्तियाँ जो फंसी हुई हैं या कुछ भर्तियाँ जो गलत तरीके से जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, गलत तरीके से जो नौकरी लेके बैठे हुए हैं, क्या पता उनकी जगह खाली हो, उनके जगह पे इनको मिल जाए। तो उसके लिए सरकार तो बदलो ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वही चीज़। एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, इन्होंने तमाम जो बड़े मुद्दे हैं देश के युवाओं के साथ, खास करके हमने जब इनसे बात करना शुरू किया तो हमने यही डिसाइड किया कि हम युवाओं पे चर्चा करेंगे। ये भी एक यूपीएससी के एस्पिरेंट है, दिल्ली में रहते हैं, तैयारी करते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बताया आप देख सकते हैं कि बहुत डीप रूटेड नॉलेज है इनको। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ के साथ। कैमरामैन दिव्यांशु के साथ मैं रितेश शुभ्रा, नई दिल्ली।